एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है अशोक डागा वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करता हुआ एक केस है। फैक्ट्स पर आते हैं। अशोक डागा जी ने गवर्नमेंट से कुछ कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन की डिमांड की। गवर्नमेंट कंपनीज को जो कोल यूज करती हैं उन्हें डायरेक्टली जमीन के वो टुकड़े प्रोवाइड करा देता है ऑन लीज, जहां से कोल की माइनिंग की जा सकती है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग उन पे माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर देती है। पहले उसे डेवलप करना पड़ता है ऑब्वियसली, ताकि उसमें लोगों को उतारा जा सके। वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही प्रोवाइड करते हैं। कंपनी उसे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डेवलप कर लेती है और कोल जितना उन्हें चाहिए होता है वो अपना सीधा डायरेक्ट माइन कर लेती हैं। किसी मिडिलमैन से लेने की जरूरत नहीं बचती। बहुत सारा करप्शन और बहुत सारा जो होता है कोल को लेकर वो रुक जाता है। ठीक है, तो गोंडवाना इस्पात लिमिटेड इनकी कंपनी थी और इसके नाम पे इन्होंने कोल के ब्लॉक की डिमांड की, गवर्नमेंट से उसके एलोकेशन की डिमांड की। उसको सपोर्ट करते हुए इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए, फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अशोक डागा जी को माजरा कोल ब्लॉक दे दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, और अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो इट इज प्रैक्टिकली नो कंपनी, राइट। अ कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी ओनली इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रॉपर लॉ। अगर लीगल रिकग्निशन नहीं है तो उसका कोई लीगल एंटिटी या स्टेटस भी नहीं है। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड थी ही नहीं, मतलब उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो सब नकली थे। अब हुआ ऐसा कि ये सब जो हुआ ये 2001 के आसपास, 2000 और 2001 के बीच में कहीं हुआ, राइट। 2012 में सीबीआई ने कुछ इंक्वायरी कंडक्ट की, जिनमें उन्होंने 93 से हुए 2005 तक जितने भी कोल ब्लॉक्स एलोकेशन थे उन सब पे एक एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एलोकेशंस निकल कर आए, जिनमें से एक अशोक डागा जी का भी था। इन सारी फाइंडिंग्स को ईडी के साथ शेयर कर दिया और इन लोगों पर पीएमएलए में केसेस रजिस्टर कर दिए गए। अब अशोक डागा जी पे आईपीसी सेक्शन 420, 120B और पीएमएलए के भी कुछ सेक्शंस लगा दिए गए। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में कुछ चार्जेस पे उनको कन्विक्ट किया, कुछ चार्जेस पे अक्विट कर दिया। ईडी के प्रोसीडिंग्स चल ही रहे थे। अब इसी दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो ईडी चाहता था कि डागा जी एडमिट कर लें। ठीक है, और ये सब वो सेक्शन 294 सीआरपीसी में करवा रहे थे। तो ट्रायल कोर्ट बेसिकली ऑन द प्रोसिक्यूशंस एप्लीकेशन वांटेड मिस्टर डागा टू एक्सेप्ट और डिनाई सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। अब इन डॉक्यूमेंट्स को डागा जी ने कोई भी इन पे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ही चोज टू स्टे साइलेंट, ना ही एडमिट किया ना ही डिनाई किया। अब इनके साइलेंस को कोर्ट ने नेगेटिवली ले लिया और इनके खिलाफ एडवर्स फाइंडिंग्स दे दी। ठीक, ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। डागा जी ने एक एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में हाई कोर्ट नहीं होता है, लोअर कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है केस। यू शुड ऑल नो व्हाट एसएलपी इज, लॉन्ग आंसर आ जाता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है एक्सेट्रा। खैर उस पे केस नहीं है तो उसे मैं डिस्कस नहीं करूंगी। तो एसएलपी पे ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो क्वेश्चन ये नहीं था कि मेरे खिलाफ गलत जजमेंट आ गया, क्वेश्चन एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ पर डिस्कशन था जो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया गया। और वो डिस्कशन था कि इस सेक्शन में मुझे डॉक्यूमेंट्स एडमिट करा के आप मेरे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट कर रहे हैं। आप मेरे खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस करके मुझसे ही उस एविडेंस का टेस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, जो कि मेरे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को सीधा वायलेट करेगा। ठीक है, तो 294 बेसिकली इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये था मेजर इशू। अच्छा, 294 एग्जैक्टली है क्या, समझ लेते हैं। ये नया सेक्शन 330 है बीएनएसएस का, तो इसे आप याद रखेंगे, जरूरी है। ठीक है, सो सेक्शन 330 बीएनएसएस। अब 294 ये कहता है कि ट्रायल के दौरान अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं तो
तो ऑपोजिट पार्टी से पूछा जा सकता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करते हैं या डिनाई। अगर पार्टी उन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर लेती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट एडमिट्स दोज डॉक्यूमेंट्स एज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड और वो एज एविडेंस यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब आता है सामने उसको बिल्कुल शब्दशः सच नहीं मान लिया जाता, उसको फर्दर प्रूफ करने के लिए और एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। लेकिन सेक्शन 294 इन सारे छोटे छोटे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को खत्म कर देता है अगर पार्टी उसके कंटेंट्स को एडमिट कर ले तो, है ना। एग्जाम्पल से अगर समझे, लेट्स से कि एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा है, ठीक है। तो उस आदमी से पूछ लिया जाता है फुटेज दिखा के कि इस फुटेज में जो आदमी है वो तुम हो, और अगर वो हाँ कह देता है, इफ ही सेज यस, तो इस फुटेज को फर्दर प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट को नहीं समन करना पड़ेगा, ये फुटेज सही मान ली जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट बना दी जाएगी। और सेक्शन 294 यही करता है। तो इट streamlines the entire process by saving a lot of time, reducing so many formalities and providing court with an ability to focus on actual real issues instead of focusing on these technicalities। ठीक है, सेक्शन 294 प्रोसीजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे डागा जी का कहना था कि मुझसे आप एडमिट करवा लेंगे अगर ये डॉक्यूमेंट, तो ये मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं हो जाएगा। मैं प्रोसिक्यूशन के किसी भी बात को क्यों सपोर्ट करूं? वो जो भी कहेंगे या जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो मेरे खिलाफ ही होगा, तो मैं उनके किसी भी डॉक्यूमेंट को क्यों एडमिट करूं? Why should I admit it when I know कि वो डॉक्यूमेंट मेरे खिलाफ ही जाएगा, उसे मेरे अगेंस्ट कंस्ट्रू किया जाएगा, उसे उस रिकॉर्ड का पार्ट बनाया जाएगा जिसे क्रिएट किया जा रहा है ताकि मुझे कन्विक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये तो मेरे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। 20 क्लॉज 3 भी समझ लेते हैं। So, no person accused of an offense shall be compelled to witness against themselves. Self-incrimination, right against self-incrimination. This is what 20 clause 3 provides. In simple words, if a person is accused of an offense, he is not under a mandate to say anything or to provide anything that would make him look guilty. है ना? अब यही पूरा का पूरा इशू था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई सीसीटीवी से ही समझते हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं अगर पूछ लेता हूं, कोर्ट पूछ लेता है आदमी से कि ये तुम ही हो, और वो कहता है हाँ, तो ये फुटेज जो है फर्दर प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं मांग रही है, इसे हम यूज कर लेंगे बाद में। लेकिन इस फुटेज का ये मतलब नहीं है कि हमने यही मान लिया कि ये आदमी ही दोषी है। फुटेज में अगर वही आदमी है तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी दोषी है और इसी ने क्राइम किया है। The documents that are produced or that are expected to be admitted or denied by the opposite party are only so that the authenticity need not be proven further, ताकि उनकी authenticity को प्रूव करते या सपोर्ट करते हुए बाकी एविडेंसेस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसमें लिखी हुई बात या डिफेंस की जो गिल्ट है उसको साबित करने के लिए और एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट को सोल बेसिस नहीं माना जा सकता कन्विक्शन का, वो बस हेल्प करेगा बाकी एविडेंसेस की, या फिर हो सकता है ना भी कर पाए। ठीक है, अब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ये बर्थ सर्टिफिकेट असली है और आप कहते हैं कि हाँ ये असली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुजरिम हो गए। बस ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट असली है, अगर उसे यूज करने की जरूरत पड़ गई तो हम कर सकते, उसको और किसी एविडेंसेस की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाने की जरूरत नहीं है और म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स को निकालने की जरूरत नहीं है। वो बर्थ सर्टिफिकेट असली है, वी वांट टू यूज इट वी कैन, बिकॉज इट इज रियल, इट इज ऑथेंटिक, एंड दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट सेक्शन 294 डज। वो बस जेन्युइननेस को गारंटी करता है, किसी की गिल्ट या इनोसेंस पे कोई भी वर्डिक्ट नहीं देता है। इट इज अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट दैट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, तो ये होल्ड किया गया इस केस में, सेक्शन 294 किसी भी तरह से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट नहीं करता है।
जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी थी डागा जी के अगेंस्ट, उनमें से कुछ फाइंडिंग्स को कोर्ट ने सपोर्ट किया, कुछ को रिमूव कर दिया, सिग्नलिंग दैट व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड प्रोसीजरल मैंडेट्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स. Right, so it was a beautiful balance between procedure and constitution that was achieved through this case. आप इसे 330 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पर तो लॉन्ग आंसर आ ही जाता है, किसी ना किसी मेंस में आप उसे लिखेंगे ही. ये 24 का लेटेस्ट केस है, बहुत मुश्किल है इसके फैक्ट्स को मैं ढूंढना क्योंकि एसएलपी थी, राइट. और ऑफ कोर्स सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन पे बात हुई है, द एंटायर सेट रिमेन्स, बट यू डोंट नीड दैट. आपको बस 20 क्लॉज 3 पर एक लैंडमार्क जजमेंट चाहिए था, जो कि ये है, लेटेस्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं मैंने बता ही दिया है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. These are the legal provisions जो हम डिस्कस कर चुके हैं. 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 330 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पुराना सेक्शन 294 था. कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रूल दैट सेक्शन 294 इज डिजाइन्ड टू स्ट्रीमलाइन ट्रायल प्रोसीडिंग्स बाय फोकसिंग ओनली ऑन रेलेवेंट एविडेंस. ठीक है, हेल्पिंग टू डिस्कार्ड अननेसेसरी और इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कि वो कचरा इकट्ठा करने की बजाय रिकॉर्ड में बस वही डॉक्यूमेंट्स हैं, वही एविडेंसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एक्चुअली किसी कंक्लूजन की तरफ पॉइंट करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. The court further noted that failure to admit or deny the authenticity could lead to adverse decisions against the individual during the trial. मतलब ट्रायल कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया. Importantly, court clarified that asking an accused person to admit or deny a document's genuineness does not violate 20 clause 3 because it does not force the accused to self-incriminate. It only facilitates speedy trial process. Okay? Which is also a fundamental requirement. अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, उनमें से पीएल दानी का केस है, रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, और बहुत सारे केसेस हैं. अब आप इसको भी अपनी लिस्ट में, रिपोजिटरी में ऐड कर सकते हैं. लेटेस्ट केस है, ईडी का केस है, सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, राइट. लेट्स गो ओवर टू आवर क्वेश्चंस. Which landmark case is primarily associated with right against self-incrimination? आप सबको पता है, ये अभी बताया मैंने. आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. Which of the following protections is not provided under Article 20 of the Constitution? कौन सी प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 में प्रोवाइड नहीं की गई है? This is also something that you need to answer. Which section covers no formal proof of certain documents under BNSS? बता ही चुकी हूं मैं आपको. मेंस के क्वेश्चन, एनालाइज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ डज दिस प्रोटेक्शन सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स? डिस्कस द लीगल प्रिंसिपल्स अंडरपिनिंग दिस प्रोविजन इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्जन एंड टेस्टिमोनियल कंपल्जन. 20 क्लॉज 3 पर लॉन्ग आंसर आता ही है, राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है आफ्टर ऑल. तो ये तो दृष्टि का अपना क्वेश्चन है, लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चंस पे आंसर्स जरूर लिखें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एनालाइज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट इन द केस ऑफ अशोक डागा वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट. How does this right contribute to the broader principles of justice and fairness? अब ये क्वेश्चन तो खैर बहुत मुश्किल है आना, लेकिन कोई और केस पर इंटरप्रिटेशन डिमांड की जा सकती है. सतपति वर्सेस पीएल दानी पर की जा सकती है, आप उसमें डागा को कोट कर सकते हैं. हो सकता है डागा पर ही आपको इंटरप्रिटेशन मांग ली जाए, दिल्ली में क्वाइट पॉसिबल बाय द वे, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई सिंसियरली होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस केस. बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. आई शैल डेफिनेटली क्लैरिफाई इट. अगले सेशन में इसी तरह के किसी बहुत इंपॉर्टेंट केस के साथ मिलेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.